अस्सलाम वालेकुम। दुनिया में हर जगह करप्शन होती है, दुनिया का कोई मुल्क नहीं है जहाँ पे करप्शन ना हो। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि जब पहली गल्फ़ वॉर ख़त्म हुई, उसके बाद बड़े इल्ज़ामात लगे कि हैलिबर्टन को इराक़ के अंदर रीबिल्डिंग के कॉन्ट्रैक्ट्स मिल गए, हो गया वहाँ पे। उन्होंने कहा कि जी ये प्रेसिडेंशियल कैंपेन में उन्होंने बड़ा पैसा खर्च किया था, इनको फ़ायदा दिया गया। लेकिन पाकिस्तान वो बदनसीब मुल्क है जहाँ जहाँ पे उन चीज़ों के ऊपर करप्शन होती है जो आम आवाम की ज़रूरत की चीज़ें होती हैं, चाहे वो खाने पीने की अशिया हों, चाहे वो तेल पानी हो, चाहे वो पेट्रोल हो, गैस हो, बिजली हो, यानी जिससे हर आम आदमी का ताल्लुक़ होता है, उन चीज़ों पे आके हो जाती है। अब आप ये देखें कि अब पता चला, मैं पाकिस्तान आया और आते ही मुझे पता चला कि चीनी स्कैंडल तो अभी ख़त्म नहीं हुआ था। पिछले 65 साल से चीनी का स्कैंडल चल रहा है। 65 साल से चीनी का स्कैंडल चल रहा है, बल्कि अयूब खान की हुकूमत जाने में भी चीनी की 8 आने कीमत बढ़ने का ताल्लुक था। अब तो खैर कोई हुकूमत सवाल ही नहीं पैदा होता कि रिज़ाइन कर दे या चली जाए या अपने आप को इखलाक के उस मयार पे लेके आए जिस पे अयूब खान थे। हालांकि वो एक आमिर थे, वो जमहूरियत पसंद नहीं थे। लेकिन अब बहरहाल मुझे पता चला कि 8 महीने हो गए हैं, तेल की, पाम ऑयल की कीमत जो है पूरी दुनिया में 24 रुपये कम हो गई है, पाकिस्तान में 4.5% ज़्यादा हो गई। यानी इसका मतलब है कि आप 1 लीटर ऑयल के ऊपर 150 रुपया आप फालतू का खर्च कर रही हैं, जो भी आदमी, मर्द या औरत पाकिस्तान के अंदर। इसका मतलब है अक्टूबर से अभी तक पता नहीं करोड़ हार रुपए की करप्शन जो है वो कितनी बारी हो चुकी, अरबों रुपए की तो मैं क्या कहूँ अब उसमें, क्योंकि करोड़ों लीटर तो पाम ऑयल यूज़ हुआ होगा। पाकिस्तान में तो खाने के लिए कुकिंग ऑयल जो है वो बेइंतहा इस्तेमाल होता है। लेकिन चीनी हो, आटा हो, सीमेंट हो, बिजली हो, गैस हो, हर चीज़ पे हुकूमत जो है और हुक्मरान हमारे जो हैं या जो माफिया है हमारे, वो क्यों इतनी चोरियां करते हैं? उनके पेट कब भरेंगे? आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ चीनी के ऊपर, कि चीनी की तकरीबन 78 शुगर मिले हैं पाकिस्तान के अंदर, और उनमें 72 के मालकान जो हैं इस वक्त भी किसी न किसी फॉर्म में पाकिस्तान की कौमी असम्बली के अंदर और सेनेट के अंदर मौजूद हैं। यानी सारे के सारे आपके लॉ मेकर्स हैं जिन्होंने चीनी की कीमत को कम करना है। लेकिन अब वो चाहे एक जमात हो, चाहे दूसरी जमात हो, चाहे तीसरी जमात हो, कतई नज़र उसके वो जमातें चेंज करने की भी माहिरीन है, इधर से उधर, और कुछ जमातों के मालकान की भी अपनी शुगर मिल रही है। तो लोगों का ख्याल कैसे आएगा इन लोगों को? और यही आज का खरा सच। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से जनाब मांडीवाला साहब, मुझे ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से कौसर काज़मी साहब, मुझे ज्वाइन कर रहे हैं जनाब अजमल वज़ीर, साबिक़ वज़ीर इत्तलात हैं KPK के। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। सलीम मांडीवाला साहब, पेट कब भरने हैं हमारे हुक्मरानों के? कब अपना ख़त्म होगी करप्शन? एक तो इनकॉम्पिटेंट से ऊपर से करप्शन है, यानी हद नहीं हो गई है? बशीर साहब देखें, इशू आपको समझना पड़ेगा है क्या। जी बताएं। अगर हम जब तक इन चीजों को कंट्रोल करेंगे ना, तो यही होता रहेगा। आपने जैसे चीजों को डीरेगुलेट किया, जैसे आज पेट्रोलियम सेक्टर जो है वो पार्टली डीरेगुलेटेड है। आपने कभी सुना कि मोबिल ऑयल की प्राइस जो है बढ़ गई है, या शेल जो है वो PSO से ज्यादा मोबिल ऑयल महंगा बेच रहा है या कम बेच रहा है, या कैलटेक्स उससे। आप जब तक किसी भी चीज को कंट्रोल करेंगे ना, तो फिर यही होगा। फिर हर एसोसिएशन, हर ग्रुप, हर कार्टेल उसका फायदा उठाएगा। तो आप बड़ा ही सिंपल बात है, आप इसको डीरेगुलेट कर दें। आप डीरेगुलेट करेंगे, जो भी मार्केट फोर्सेस हैं वो प्ले में आएंगी, और इशू रिजॉल्व हो जाएगा। कमाल है जब सलीम तक साहब, आप आपने इतनी अच्छी बात की है और मैं रह नहीं सका ये सोचने में कि जनाब कराची में तो आप लोगों की हुकूमत है ना, बल्दियाती हुकूमत भी आपकी है, सूबाई हुकूमत भी आपकी, और आज से तो नहीं, पता नहीं कितने हुकूमत साल की बात साल नहीं, नहीं एक है मिनट ना। एक मिनट मेरी बात खत्म होने दें। हाँ, लेकिन वहां लोगों को पानी नहीं मुयसर अपनी पाइप के अंदर, वो तो नहीं, डीरेगुलेटेड है ना, वो तो रेगुलेटेड नहीं है। वो भी वो भी कंट्रोल्ड है। तो आपकी हुकूमत है, आप हुक्मरान है, वहां पे क्यों नहीं करते? देखें, मैं पानी का तो इट्स अ प्रोविंशियल इशू, और उसके उसके जो मसाइल हैं वो रेगुलेशन से तो एक उसका ताल्लुक नहीं है। मैं तो ये कमोडिटीज की बात कर रहा हूँ ना, चाहे वीट हो,
चाहे शुगर हो, ओके, चाहे कोई और ओके, कमोडिटी हो, लेट्स कम जब टू द तक बेसिक आप, क्वेश्चन। शुगर पे आ जाते हैं। हाँ, आप अभी शुगर आप एक्सपोर्ट कर देंगे और फिर आपकी शॉर्टफॉल हो जाएगी, फिर शुगर इंपोर्ट हो जाएगी, कैसे कंट्रोल होगी? चले मुझे बताइए, ये ड्रामे ही नहीं खत्म नहीं होते। नहीं, तो ये गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही है ना। आप देखें, शुगर अगर एक्सपोर्ट होनी है तो वो भी आप कंट्रोल कर रहे हैं, शुगर की इंपोर्ट की इजाजत देनी है तो वो भी आप कंट्रोल कर रहे हैं। तो आपने एक चीज को मोनोपलाइज किया हुआ है, उसको आपने कंट्रोल किया हुआ है। आप क्यों कंट्रोल करना चाहते हैं उसको? ऐसा करते हैं, आप, ऐसा करते हैं कि पंजाब का 33% ज़राई इलाका ऐसा है, वहाँ पे गन्ने की फसल काश्त होती है। और ये गन्ने की फसल जो है ना, ये पानी की दुश्मन है। ये पानी तो बहुत ज़्यादा लेती है। पूरे पाकिस्तान में हर साल $3 बिलियन की चीनी इस्तेमाल होती है। चले ये इंपोर्ट कर लेते हैं, लेकिन ये 32 जगह पे अगर हम साल में 3 दफ़ा गंदम उठा के लगा दें और उसको अगर हम बेचते हैं आलमी मंडी में, तो हम $17 बिलियन कमा लेते हैं। तो चले ये कर लेते हैं फिर। लेकिन यहाँ आप लोगों की शुगर मिलें कहाँ जाएंगी, आप सारों की, ये बता दें मुझे। मैं यही तो आपको कह रहा हूं कि आइदर द शुगर मिल्स विल बिकम एफिशिएंट एंड दे विल प्रोड्यूस शुगर which is competitive to it's like every नाउ commodity. हेयर कम्स द पेनफुल क्वेश्चन, कौसर काजमी। हाँ, जब शुगर के मालकान जो हैं वो हुक्मरान हो सारे के सारे, चाहे वो PMLN के हों, चाहे वो पीपल्स पार्टी के हों, चाहे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हों, तो ये रेगुलेशन कौन करेगा? कोई नहीं करेगा। आप लोग खाते जाएंगे, अगली हुकूमत में डालते जाएंगे, कोई पिछली हुकूमत में डाल देगा। अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बि सल्लि अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। मुबशर साहब, ऐसा नहीं है कि हुकूमत इन नाजायज मुनाफाखोरों का जो मुस्तफीद हो रहे हैं, गो के इंडोनेशिया और मलेशिया से आप जानते हैं कि किस तरीके से सस्ता जो कुकिंग ऑयल है वो बरामद किया गया। हाँ, ये जरूर है कि वो माफिया उसको अवाम तक नहीं पहुंचने दे रही, अवाम उससे मुस्तफीद नहीं हो रहे। कौन सी और माफिया? फरवरी चले आज में नाम लेते हैं, 2025 में वजीर नाम आजम लेते, मोहम्मद एक मिनट शहबाज एक मिनट, शरीफ ने, नाम लेते हैं। कौन सी माफिया? कौन देखिए, कौन है माफिया उस छोटा माफिया हो या में? बड़ा चले हो, अभी नहीं, मैं आपको बात चैनल बता के रहा हूँ, मालकान दिल्ली भी के हैं ना, अंदर चैनल के मालकान भी हैं ये घी और पाम ऑयल में। तो चले नाम लेना शुरू कर देते हैं, मुझे नहीं, तो डर आपके नहीं है। पास बेहतर इंफॉर्मेशन हो सकती है। हाँ, अच्छा जी, इसमें सबसे ज्यादा रोल जो प्ले किया है इंफॉर्मेशन हो, कौसर भाई, हुकूमती जो अमल है मैं वो आपको असल में बता रहा हूँ। कौसर भाई आप मुझे इसलिए अच्छे लगते हैं कि PMLN में आप वाहिद आदमी है जो आ जाता है जवाब देने, बाकी तो कोई आता ही नहीं हमारे बुलाने पे। तो अब इसलिए मैं उससे ज्यादा आपको करना भी नहीं चाहता कि आप भी ना आए, अगली बारी अगर माजरत कर सुन लें। ले, नहीं नहीं आप, नहीं नहीं, ऐसा ऐसा मैं फैक्ट्स एंड फिगर आपको देता हूं ना जी। हाँ, कल का वाकया सुना दूं, छोटा हो या बड़ा माफिया, हुकूमत उस पर आग डाल रही है। जब पीएम साहब ने 2025 को फरवरी की बात है, अवाम को इस हवाले से रिलीफ देने की बात की थी, और शहबाज शरीफ वो नाम है जो बाद में पूछता भी होता है। अब इक्तसादी जो कमेटी है, राब्ता कमेटी, उसने ये इशू उठा लिया है जो आज जिस पे आप प्रोग्राम कर रहे हैं। मेरे ख्याल में आप वायद हैं जो इस इशू पे इस वक्त बोल रहे हैं। मेरे ख्याल में बाकी अफराद के लिए तो ये नॉन इशू हो सकता है या हुकूमत पे तनकीद कर सकते हैं, लेकिन ये बराह रास्त क्योंकि अवाम से मुंसलिक ये मामला है, तो ऐसा नहीं है कि इस पे जो है वो किसी अब किस्म मैं का खरा सच के अंदर नहीं हो रहा। बैठ के जो लोग इसके 365 के मुस्तफीद हुए ऊपर हैं बैठ माफिया, के उनको छोड़ा नहीं जाएगा। डायरेक्ट इल्जाम लगा रहा हूं कि इसमें सबसे बड़ा जो माफिया है, तेल का माफिया जो है, उसमें ट्रांसपोर्टर्स का माफिया है जिन्होंने फिक्स किराए रखे हुए हैं। अब माजरत के साथ आपकी शहबाज शरीफ साहब की बनाई हुई कमेटी उनसे मुज़ाकरात करती रही, उसमें पीपल्स पार्टी वाले भी शामिल हैं, आप लोग भी शामिल हैं, सूबे के चीफ मिनिस्टर सिंध के वो भी शामिल है। आप सारों ने ट्रांसपोर्टर्स के आगे घुटने टेक दिए और आप लोगों ने उनके फिक्स रेट्स कर दिए। आवाम को 150 रुपए किलो ज्यादा देना पड़ रहा है। नहीं, बिल्कुल आप जो कह रहे हैं जी कि आलमी मार्केट के अंदर 24% और अवाम जो है वो 150 पर लीटर इजाफा जो है वो बर्दाश्त कर रहे हैं उस पर और अदा कर रहे हैं। देखिए, जो बनास्पति घी मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के साथ जो इजलास हुआ था मुबशर साहब, उसके अंदर भी अभी वजीर आजम साहब ने उसका नोटिस लेते हुए पूछा है कि भाई जो रिलीफ की बातें हुई थी अवाम को, वो मामला कहां तक पहुंचा। तो यही इक्तसादी राब्ता कमेटी जो है, चले 150 रुपए जो कमाता रहा है अक्टूबर से अभी तक, बिल्कुल बेखबर नहीं है। मैं ये कह रहा हूं 150 जो कमाता रहा है अभी तक, अजमल वजीर साहब आपको भी शामिल गुफ्तगू कर लेते हैं, वो 10 रुपए का रिलीफ दे देगा, पीछे अरबों रुपया जो कमा लिया वो अपनी जेबों में गया, हुकूमत की भी कार्रवाई हो गई, उनके भी मुनाफे आते रहे, अवाम पिसती रही। अजमल वजीर क्या, इसीलिए हम असेंबलियों में भेजते हैं आप लोगों को वोट दे दे के, क्या आप हमें आके ड्रामे दिखाएं? देखिए मुबशर
देखिए मुबश्शिर साहब, जो आपने बात की है, जो सवाल किया है, ये इस हवाले से अगर आप देख लें तो इससे पहले गंदम का मसला हुआ था। जब केयरटेकर हुकूमत था तो वो गंदम स्कैंडल आपके सामने है, उसका वो जो कमीशन बना था उसका कोई रिजल्ट आया नहीं आया। वो 300 अरब रुपए के गंदम से, फिर उसके बाद ये चीनी वाला, ये पहली दफा तो नहीं है, हर साल चीनी। अयूब खान के जमाने से चीनी सस्ती थी वो सर, उससे शुरू हुई है 1972 का। मैं जंग का एक खबर देख रहा था, 1972 में जंग में ये लिखा हुआ था कि चीनी चोरों को माफ नहीं किया जाएगा। 1972 में मैं पैदा भी नहीं हुआ था, ये उस वक्त का मसला चल रहा है। आज भी आप जब ये क्वेश्चन करेंगे, मेरे दोनों मोअज़्ज़ज़ जो साथी है, इनसे जब आप क्वेश्चन करेंगे, इनके मालिकान तो इनके पार्टी के जो बड़े हैं वो तो खुद शुगर मिल्स के मालिकान ही ठीक है, मालिकान ही है, क्या जवाब आपको देंगे? तो मैं वही कह रहा हूं ना जी। तो बात यह है कि ये जो चीनी का मसला बना है, पहले इसी चीनी को बाहर बेच दिया गया। अब जब चीनी का वो आया, अब उस बाहर से इधर मंगवा रहे, अब 200 पे भी नहीं मिल रहा है चीनी का किलो। इस तरीके से ये पाम ऑयल की आपकी बात की है, पाम ऑयल के ये जो है, ये कौन कर रहे हैं, ये कारोबार कौन कर रहा है? ये समय आपके आईपीपीएस का, ये जो बिजली का हमारे ऊपर, ये जो हर महीने हम ये इतने बड़े बड़े बिल दे रहे हैं, हर गरीब आदमी दे रहा है, हर बंदा दे रहा है, वो किसके आईपीपीज है? उसके ऊपर कमीशन बनाता है, इंक्वायरिया ये वो, उसका क्या बना? मुबश्शिर साहब, यहां पे जो आम आवाम की बात आप करेंगे, यानी जो चीजें आप उठा रहे हैं जिसमें कम्युनिटी है, ये चीजें इसमें इस वक्त ये हाल पे लोगों को पहुंचा दिया गया और कोई पूछने वाला है ही नहीं। बात तो हो जाती है कि जी एक्शन लिया गया, एक्शन किधर है? क्या हुआ? क्या ये जो चीनी का मसला था, ये जो पहले हुकूमतों में हुआ था, उसका क्या हुआ? आज जो हो रहा है उसका क्या हुआ? क्योंकि इसके सारे, इसमें वो पंजाबी में कहते हैं कि विचू विचू काई जाओ, उतो उतो रौला पाई जाओ। जब इनके मफादात इकट्ठे हो जाते हैं फिर सब पे पर्दा पड़ जाता है, और जब मफादात की टकराव आ जाती है तो अवाम को बेवकूफ करने के लिए एक दूसरे के ऊपर ब्लेम गेम, एक दूसरे के ऊपर बातें, टीवी टॉक शो में दूसरी तीसरी। जब ये सारी चीजें हमारे सामने आए रोज हो रहे हैं, और ये सारी चीजें हम और आप सब, ये हमारे भाई, ये सब देख रहे हैं, लेकिन क्या इसके ऊपर आवाज उठाने के बाद क्या कोई सजा जजा का निजाम है आपके मुल्क में? अगर है तो आप मुझे बताएं। असल में सलीम साहब, बात पता है क्या है? बात यह एक तो है करप्शन तो एक अलग सब्जेक्ट है टोटली, लेकिन मैं देखता हूँ हमारा पाला रोज़ाना पड़ता है इनकॉम्पिटेंस के साथ। अब आप देख लें, आपका रूजवेल्ट होटल की निचकारी जो है वो मुलतवी हो गई है, आपकी PIA की निचकारी होनी है नहीं होनी है, कैसे होनी है, ये अभी तक एक मिस्ट्री है। एक दिन मैं और आप उठेंगे सुबह, हम अखबार में खबर पढ़ेंगे कि PIA फलां को बेच दिया गया जी, इतने रुपए का, इतने डॉलर का, इतने व्हाटएवर, है ना। आप लोग अगर सीरियस नहीं ले सकते अपनी 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 जिम्मेदारियों को, तो फिर अवाम से वोट लेके आते क्यों हैं? सर, इनकॉम्पिटेंस पे तो मैं आपको 100% एंडोर्स करता हूँ, और आप यकीन नहीं करेंगे कि इनकॉम्पिटेंस की इंतहा ये है कि इस दफ़ा पूरा बजट जो हमारा है वो IMF की डायरेक्शन पे बना, और कितनी चीज़ें आपके डिपार्टमेंट्स जो हैं वो कमिट करके जाते हैं कि हाँ जी ये चीज़ हम नहीं कर सकते या कर सकते हैं क्योंकि ये IMF ने कंडीशंस लगाई हैं। और मैं आपको बताऊं, वो सारी कंडीशंस इसलिए हैं कि आप इनकॉम्पिटेंट हैं। आपकी आपकी जो सारा सिस्टम है, आपकी ब्यूरोक्रेसी है, आपका सारा जितना आप ये समझ लें, जितनी आपकी मिनिस्ट्रीज हैं, मोस्ट ऑफ देम आर इनकॉम्पिटेंट। अब जाहिर सी बात है, जब आप इनकॉम्पिटेंट होंगे तो आपको फिर डायरेक्शंस भी दी जाएंगी, आपको फिर भी कहा भी जाएगा, और आप उनकी डायरेक्शंस पे, अब आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, पिछले 20 साल से तो मैं सुन रहा हूं कि आपका एनर्जी सेक्टर जो है वो इनकॉम्पिटेंट है, इनएफिशिएंट है, इसको प्राइवेटाइज करें, इससे जान छुड़ाएं। आज तक एक चीज एनर्जी सेक्टर की ना आउटसोर्स हुई, ना प्राइवेटाइज हुई, ना कुछ हुआ उसके साथ। इसी तरह जितने SOEs हैं हमारे,
आज तक गवर्नमेंट आप छोड़ दें मदद के साथ, मदद के साथ जिन्होंने उनकी करप्शन पकड़नी थी, नैब, मुझे तो लगता है वो उनसे ज्यादा करप्ट है। नहीं, वो नैब देखें, करप्शन पकड़ना एक डिफरेंट चीज है। वो नहीं पकड़ सकते, इनकॉम्पिटेंस है ना। नहीं, वो तो देखें, करप्शन तो एफिशिएंट इदारों में भी होती है ना। आप ये नहीं कह सकते कि एफिशिएंट इदारों में करप्शन नहीं है। मैं तो कह रहा हूं एक चीज जो कि इनएफिशिएंट है, साल ब साल आपका नुकसान कर रही है, उसके बावजूद आप उसको ना प्राइवेटाइज कर पाते हैं, ना उसको आउटसोर्स कर पाते हैं, कोई उसका हल नहीं निकलता। गवर्नमेंट आज पिछले 15 साल से मैं देख रहा हूं। अभी मैंने 3 दिन पहले, कौसर साहब को पता है, 3 दिन पहले अपने कुछ दोस्तों का खाना किया था लंदन में, मैं वहां पे था, तो उसमें कौसर साहब भी थे और उसमें लेबर पार्टी के भी वजीर थे, ऐसी बात नहीं है, जो बरतानिया की रूलिंग पार्टी है उसमें। और उन्होंने मुझे कहा हमारा सबसे बड़ा मसला है कि हमारा इंटरेस्ट रेट 4.5% पे है, चीखें निकली हुई हैं लोगों की, तो अगर हमारी गवर्नमेंट ने कामयाब होना है या चलना है तो हमें इंटरेस्ट रेट कम करना पड़ेगा। तो कौसर साहब, मैंने तो उंगलियां दांतों में दबा ली थी, वहाँ पे आपके सामने ही दबा ली थी, मुझे तो आपको पता है सांस रोक किया था। हम तो 24% इंटरेस्ट पे काम करते रहे अल्हम्दुलिल्लाह, इस मुल्क में 23% पे, और अभी भी आप देखें हमारा डबल फिगर्स में इंटरेस्ट रेट है। तो ये ज़रा वज़ीर आज़म को भी बता दीजिएगा ना कि लेबर पार्टी 4.5 को इतना ज़्यादा समझ रही है, तो हमारा इंटरेस्ट रेट देखें कहाँ पे है। देखिए मुबशिर साहब, मैं हवाला दूंगा ना, क्योंकि हम अब माजी को लेके हमारे पास मिसालें मौजूद हैं। मैं मियां नवाज शरीफ के दौर का हवाला क्यों दूंगा? 2016 में जब एक पे मुल्क था, कोई माने ना माने इख्तलाफ राय लोग रख सकते हैं, उस वक्त अमीशिया खुर्दनोश की बात की जा रही है, आम आवाम की बात की जा रही है, माफियाज को रोकने की बात की जा रही है। कंपैरिजन करके देख लेते हैं कि क्या मसला था उस शख्स से जिसने हर चीज आम आवाम की पहुंच में ले आया था, चाहे वो डॉलर हो, पेट्रोल हो, डीजल हो, हर चीज हमने करके अभी क्या उनको उनका भाई रोक रहा है? कौन रोक रहा है? दाने पे अभी उनका भाई है ना आगे, पंजाब में तो बेटी है ना यार, वो कोई अपना सोनिया गांधी की बेटी तो नहीं है ना यहाँ पे। हाँ, जेल से फिर ट्वीट करके क्या कहा, वो फिर रियासती इदारों को निशाना बना रहे हैं। जब से ये हुकूमत आई, चाहे निगरान सेटअप हो, मौजूदा हुकूमत हो, हम तो उस इंतशारी टोले से निपटते हुए दिवालियापन से मुल्क को निकाल के लेके आए। तो वक्त तो लगता है ना, फिर आते हैं, कहते हैं ना प्यार का पहला खत पढ़ने में वक्त तो लगता है। हमें ये वक्त लग रहा है भाईजान, और इंशाल्लाह ये जरूर होगा कि जिस तरह 2016 में मियां नवाज शरीफ छोड़ के गए थे, इंशाल्लाह मुल्क को उससे बेहतर पोजीशन में लेके आएंगे। लेकिन ये है कि एक तरफ आप देख लें, फील्ड मार्शल जाते हैं चाइना, इसहाक डार सब जाते हैं अमेरिका, एंड उस वक्त उसी फील्ड मार्शल को अडियाला जेल के अंदर से तनकीद का निशाना बनाते हुए भारत की जुबान बोली जाती है। अभी तक तो वो लोग जिनकी वजह से मुल्क इस हाल में आया, वो अभी तक उनकी तरजीहात कुछ और है। हम तो लगे हुए हैं और मिसालें हमारे पास मौजूद हैं कि इस मुल्क खैर अडियाला जेल के अंदर आप जिसकी मिसालें दे रहे हैं, मुझे इंशाल्लाह कामयाब हों। हम माजरत के साथ जिसको आप अडियाला जेल वाले की मिसालें दे रहे हैं, उसके तो फंडर ही भारत और इजराइल है, तो मैं उसके मतलब तो डिस्कस ही नहीं करना चाहता इस प्रोग्राम में। अजमल वजीर साहब, मुझे ये बताएं कि हमें पता है कि अरबों रुपए की करप्शन हो गई है पिछले 8 महीने में, लेकिन अब इसमें इंटरेस्ट नहीं है कि किसको हमने ब्लेम देना है। इंटरेस्ट इस बात पे है कि क्या किसी को इस मुल्क में सजा होगी? आपके ख्याल में इस हुकूमत में इतना हौसला है कि अवाम के हक के ऊपर डाका मारने वाले को सजा दे सके? देखिए मुबशर साहब, मुझे तो कम से कम अब ये यकीन हो चुका है कि इस मुल्क में करप्शन के हवाले से बिल्कुल वो जैसे कि ज़माने में कहा जाता था ना कि ज़ीरो टॉलरेंस है करप्शन के हवाले से, ऐसा है कि मेरे ख्याल में उसमें कोई पूछ गूछ सजा जजा का तो कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही। आपको मैं एक छोटा सा मिसाल दे दूँ। अभी आपने देखा खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट के इलेक्शन हो रहे थे। खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट के इलेक्शन हो रहे थे, ये पहली दफ़ा हुआ है, शायद पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा हुआ हो कि वहाँ पे टीवी पे शाम को जब वो इलेक्शन हुए ना, क्योंकि उस पे टीवी पे टिकर चल रहे थे कि अपोजिशन और हुकूमती अलायंस ने मैदान मार लिया, यानी हुकूमत और अपोजिशन सेम पेज पे आ गए। किसके लिए? 11 सेनेटर्स के लिए, जिसमें 6 हुकूमत सूबाई हुकूमत ने ले लिए और 5 जो है ना वो
जिसमें ये दूसरी सियासी जमातें, जिसमें नून लीग भी थी, पीपल्स पार्टी भी थी, जमीयत भी थी, ये सारे थे, इन्होंने ले ली। अब आप ये देखें कि वहां पे सेनेट के इलेक्शन के लिए चंद दिन पहले की बात है, सब इकट्ठे हो गए, लेकिन जब खैबर पख्तूनख्वा की लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है जो इस वक्त है, उसके लिए इकट्ठा बैठने के लिए कोई तैयार नहीं है। अभी उस सब ने अपने अपने सियासी मोर्चे संभाल लिए, एक कुछ कह रहा है, दूसरा कुछ कह रहा है, तीसरा कुछ कह रहा है। आज से चंद दिन पहले इकट्ठे बैठकर सेनेट के लिए इकट्ठे हो गए। फिर आप ये देखें कि चंद अरसा पहले आपके पार्लियामेंटेरियन की तनख्वाह को 2,20,000 से बढ़ाकर 5,19,000 पे ले गए। उसके बाद जब इंडिया के साथ जंग हो रही थी, उसके दरमियान एक नोटिफिकेशन जारी होता है कि वफाकी वज़राए मुमलिकत की तनख्वाहों को 188% ऊपर ले गए, बढ़ा दिए गए। और उसके बाद स्पीकर और चेयरमैन सेनेट और डिप्टी चेयरमैन सेनेट और डिप्टी स्पीकर की तनख्वाहों में 600% का इजाफा कर दिया गया, और गरीब की जो उजरत है वो 37,000 होगी। अब आप मुझे बताएं कि इस महंगाई के दौर में, इस सारी चीजों में, पर्क्स एंड प्रिविलेज एलीट क्लब के लिए जो इक्तदार में होते हैं या जो पार्लियामेंट्री, और इसमें मजे की बात यह है मुबश्शिर साहब कि इस पे किसी अपोजिशन के बंदे ने भी कोई एतराज नहीं किया, कोई नहीं कर सबका कंबाइंड मसला था, तो सब राजी हो गए। तो अब ऐसे हालात जब हो, वहां पे आम बंदे के लिए आप कहते हैं कि जी इसमें सजा और जजा, भाई सजा और जजा तो इन्होंने एक दूसरे को तो नहीं देना, क्योंकि ये जो चीजें आप डिस्कस कर रहे हैं ये तो सारे इनके हैं। अगर इनके ताने बाने मिलाए तो ये ऊपर से तो ये कारोबार और ये महंगाई और जो जो चीजें हैं ये किसके हैं? सही बात है कौसर काज़मी, बात यही है ना भाई, अंदर अंदर खाई जाओ, उतो रौला पाई जाओ। नहीं, देखें, अजमल वजीर साहब ने दो बातें की हैं। एक, इन्होंने कहा जी कि वो वहां पे जब गठजोड़ होता है सेनेट इलेक्शन के लिए, यकीन करें हुकूमत की ये जिम्मेदारी होती है कि ये सारा प्रोसेस जो है ये स्मूथली हो जाए। हमने तो वो किया। मसला हमारे साथ वो लोग थे जो हमारे साथ आके बैठे, जो हमें चोर कहते थे, डाकू कहते थे, हमारे नाम पे वोट बटोरते रहे, लोगों को बेवकूफ बनाते रहे। जब देखा उन्होंने कि उनके लोग बिकने के लिए तैयार हैं, तो फिर उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। हमने इससे अवेल क्या किया? हमने ये किया कि भाई आराम से, बगैर वो कोई बिके और वो पैसों की चमक से हट के, एक सेनेट का इलेक्शन था वो हो चुका है, और उसमें बैठा कौन? वही शख्स जो हम पे इल्जाम लगाता रहा। अब ये कह रहे हैं जी एपीसी बिठाई गई और उसमें देखें वहां पे कोई नहीं। उस एपीसी में जाके बैठते जिसमें तमाम तर इल्जामात इदारों पे लगाए गए, दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन की जो है वो मुखालफत की गई। भाई अब हम पे वो जो दहशतगर्द है वो ड्रोन से हमले कर रहे हैं, आम शहरियों को निशाना बना रहे हैं, लेकिन रियासती इदारे ये हरबा इस्तेमाल न करे। तो ऐसी एपीसी का क्या फायदा था जिसमें आपका तमाम तर जो ख्यालात वो उनके साथ मिलते थे, जिनको आपने ला के आबाद किया, उसमें तो उस पर भी इल्जाम लगा दिया। आज मीडिया टॉक के अंदर अली अमीन ने वो तमाम तर इल्जामात सिक्योरिटी एजेंसीज पे लगा दिए कि ये लोग हैं जो उनको इस्तेमाल करते हैं। तो वहां उस ऐसी एपीसी में मेरे ख्याल में जाना कोई फायदे की बात नहीं थी। इन्होंने तो रियासत पाकिस्तान के खिलाफ बात करना है, जिस तरह इनका बाली बात करता है। आज इनके बाली ने ऐन उस वक्त जब मैंने आपको कहा तो आपने टोक दिया मुझे। देखे, मतलब आप ये चाहते हैं कि जो पाक अफवाज ऑपरेशन कर रही हैं, मैंने टोका नहीं है कौसर, आपको मैंने टोका नहीं है, वहां पे हम बंद कर दें। मैंने सिर्फ ये कहा है कि एक आदमी, मुझे पता है कि गद्दार है, इमरान खान का आप नाम गद्दार है, मैं उसका क्या जिक्र करूं बार बार। देखे ना, आज मुबश्शिर साहब आप देख लें कि भारत किस डगर पे चल रहा है। चाइना के अंदर जयशंकर जाता है, जो 2020 के अंदर इनकी झड़पें होती हैं वो सब भूल के अब जो पाबंदियां थी सरमायाकारी की चाइना के अंदर, वो भी नरम करने का सोच रहा है। भारत अमेरिका के अंदर जाता है, हम पे इल्जामात लगाता है कि मुस्लिम जो है वो जहाद वाले मामला जिस तरह पे बदनाम किया जाता है पूरी दुनिया के अंदर, ऐसे इल्जामात आसिम मुनीर पे लगते हैं, हुकूमत पाकिस्तान पे नहीं लगते। हमारे जो लगा लें, अभी लगा लें, तो जिसका जितना दिल करता है। कौसर एक मिनट इल्जाम लगा ले। अभी मैं आपको बता रहा हूँ, अगस्त में दोबारा इंडिया ने आप पे हमला कर देना, फिर सबकी बोलती बंद हो जानी। उस वक्त आसिम मुनीर ही आएगा आगे, ये तो नहीं आएंगे ना आगे। बिल्कुल ऐसे ना, यही तो वजह है कि निशाना बनाया जाता है बार बार उस आसिम मुनीर को निशाना बनाया जा रहा है, जिसकी वजह से पाकिस्तान का भी, हाल ही में आप लंदन से होके गए हैं, वहां पे आपकी लेबर पार्टी के एमपीज आपके साथ बैठे हुए हमने देखे, और कई लोग थे। यकीन करें, लोग
तनकीद करेंगे, हमारी जो सियासी मामलात है शायद उस पर तनकीद करेंगे। नहीं वो तो आप देखें कितनी दूर ट्रैवल करके आ रहे थे, सेंट्रल से कनेरी वॉर्फ आ रहे थे सिर्फ इसलिए कि एक पाकिस्तानी ने बुलाया, और आके हर आदमी ये पूछा था कि यार ये तुम लोगों ने क्या कि इंडिया को कितना मार लिया, और इंडियन जितने गुजरे थे वहां से सारों की चै चै पै बंद हुई हुई थी ना, सारे जो चै चै पै करते थे उन सारों की चै चै पै बंद हुई थी। देखिए जी, दुनिया ने देख लिया हमारे दिफा का, हमारे बिल्कुल ऐसा था मुबशर साहब, वहां पे आई विटनेस, मैं तो सारा हाल वहां पे देख रहा था जिस तरीके से, क्योंकि आप समझते हैं एयरफोर्स को, आप खुद माशाल्लाह पायलट हैं, आपने जिस तरीके से वहां पे ये बातें एक्सप्लेन की, हमें भी इस्तेफादा उससे हमने भी हासिल किया। तो अब दुनिया पूछती है ना कि आपने किस तरह कितने बड़े दुश्मन को मात दी, तो उस पर तकलीफ क्यों हो रही है इमरान खान को, जो उसको लीड कर रहा था सारे मामले को, आसिम मुनीर, उसको तनकीद का निशाना क्यों बना रहे हैं, भारत की जुबान क्यों बोल रहे हैं? यार आप ना मेरी एक बात सुने अजमल, मैं आपको एक बात कहूं, आप बुरा ना मनाना अजमल, आपको एक सख्त बात कहूं, बुरा ना मनाना। बात यह है कि अभी भी मैं थोड़ी देर पहले प्रेस टॉक देख रहा था अलीमा खान की और उस्मा की, उससे पहले मैं जब लैंड हुआ है तो मैंने बयानात पढ़े थे अलीमीन गंडापुर के एफसी से मुतल्लिक जो थे। यार ये तो मुझे एक्चुअली लगता है कि ये पाकिस्तान मुखालिफ एजेंडा पे हैं ये लोग, इन लोग का कोई इंटरेस्ट नहीं है पाकिस्तान की फलाह बहबूद से। आई मीन मैं और आप अपने डिफरेंसेस भुला के क्या इस मुल्क का नहीं सोच सकते? मुबशर साहब, मैं इसमें एक बात ये ऐड करना चाहता हूँ कि जो बात अभी मेरे भाई ने की और आप कह रहे हैं, देखें हमारा जो इस पे तो कोई दूसरी राय नहीं है कि आपके पाकिस्तान की जो अफवाज है उन्होंने जिस तरीके से इंडिया को दिन में तारे दिखाए, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं। यहाँ पे इस पे भी कोई दूसरी राय नहीं है कि पाकिस्तान के अफवाज चाहे बलूचिस्तान में हो, चाहे खैबर पख्तूनख्वा हो, चाहे ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट में हो, रोज़ाना अपनी शहादतें नोश कर रहे हैं, इसमें भी कोई दूसरी राय नहीं है। हम जो बात कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि जो हुकूमतें हैं, चाहे वो सूबे में है चाहे वो वफाक में है, वो क्या कर रहे हैं। अपना कौसर काज़मी साहब, आप मुझे एक मैसेज आया इंटरनल जो हमारे मसले, अभी ये मुझे मैंने फौरन ये मैंने डिस्कस करना है, मुझे अभी ISPR से कंफर्मेशन मैंने नहीं की क्योंकि प्रोग्राम के बीच में मैसेज आया, तो मैं आपको बता रहा हूँ। अनदर टेररिस्ट अटैक इन इंडियन कश्मीर, और एम्बुश हुआ है LOC के करीब, आपकी तरफ वो तैयारी कर रहा है ऑपरेशन सिंदूर दोबारा शुरू करने की। और ये मुझे परवीन स्वानी ने कहा था, ये मुझे करण थापर ने कहा था, ये मुझे उनके कई दानिशरों ने कहा था कि अभी एक और अटैक होना है और उसके बाद दोबारा हमने हमला करना है, आप लोग तैयार हो जाएं। यानी आपको बनिए की प्लानिंग नहीं अभी तक समझ आ रही, आप यहां पे गलत बातों पे अपना वक्त हमने लगा लिया। देखें प्लानिंग उनकी जो थी मुबशर साहब, अभी जाके अमेरिका के अंदर उन्होंने किस तरह झूठ बोला, क्या पूरी दुनिया ने उनके झूठ को सच माना जो पहलगाम का वाकया हुआ। तो ऐसे फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन वो 2-4 और करने, हमने बड़े अच्छे तरीके से अपना मौकफ पूरी दुनिया के सामने रखा है और दुनिया ने उसको तस्लीम किया है। भारत को क्या जवाब मिला जब आसिम मुनीर साहब का, एक फील्ड मार्शल साहब जाते हैं अमेरिका के अंदर, तो निजी सतह पर जो निचले सतह पर उनका एहतजाज था, वहां से उनको जवाब मिला कि पाकिस्तान और अमेरिका के जो ताल्लुकात हैं वो अपनी अपने जो बुनियादी जो सतह हैं उनके ऊपर मौजूद हैं। तो बराबरी की सतह पे हमें भारत के साथ देखा गया, तो ऐन मुमकिन है कि अपने अवाम को दिखाने के लिए अपनी जो एक इंसल्ट हुई है इंडिया की पूरी दुनिया के सामने, उसको छुपाने के लिए वो कुछ भी मिस एडवेंचर एक कर सकते हैं। तो हम तो उसके लिए बिल्कुल तैयार हैं, हमारी अफवाज पाकिस्तान तैयार है, पूरी दुनिया ने हमारी जो दफाई सलाहियत है उसको भी देख लिया है, तो इस पे परेशानी वाली बात नहीं है। परेशान उन लोगों ने किया हुआ है जो पाकिस्तान में बैठ के भारत के एजेंडे को टो करते हैं, उनकी जुबान बोलते हैं, उनको लगाम देना बड़ा जरूरी है। अभी मैं सुन रहा था, आपने एक इंटरव्यू दिया यहाँ लंदन के अंदर साने 9 मई के हवाले से, तो आपके ये अल्फाज थे कि वो जो सजाएं हुई है वो काफी नहीं है, ये कम है। मैं तो समझता हूं, मैं ये समझता हूं, एक मिनट, जो पाकिस्तान की रियासत के खिलाफ आए उसको सजाए मौत होनी चाहिए। मैं तो सालों में बिलीव नहीं करता। देखिए बड़ी ताखीर हुई ना, इस ताखीर की वजह से लोगों को बातें करने का मौका मिला। तमाम तर चीजें पाकिस्तानी कौम के सामने थी कि कौन उसको लीड कर रहा था, कौन कोर कमांडर हाउस के बाहर जा रहा था,
कौन जो है वो डर्टी हैरी जैसे अल्फाज इस्तेमाल कर रहा था, उसके बावजूद ये कमीशन की बात करते हैं, सीसीटीवी फुटेजेस की बात करते हैं। भाई पहले दिन आपको माफी मांगनी चाहिए थी। अगर आप में हुब्बल बत्नी होती, बजाय सवाल उठाने के आप कह देते कि हमारे वर्कर्स जो हैं, एक हीट ऑफ द मूवमेंट मामला था, मैं अरेस्ट हुआ, लेकिन आज तक आप उन सारी चीजों को ऑन करते हैं। और आजकल के ट्वीट्स आपके बता रहे हैं कि वो बगावत थी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के खिलाफ जो नाकाम हुई, और दोबारा आप वो साने 9 मई दोहराना चाहते हैं। ये जो 5 अगस्त की आपने एहतजाज की कॉल दी है, इससे हर बंदा आशना है कि आप पाकिस्तान में खूनरेजी चाहते हैं, आप लाशों के मतलाशी हैं, आप इंतशार चाहते हैं। अब तो कोई शक बिल्कुल बाकी नहीं रहा। चलें, बड़ी अच्छी बात है। मुझे सिर्फ इतना बताएं, पाम ऑयल की कीमत कम हो रही है? देखिए, मैंने जिस तरह कहा जी, इक्तिसादी राब्ता कमेटी ने अपनी तमाम तर जो है वो इशू उठा लिया है। पीएम साहब जो है वो उस मामले किसी को सजा होगी तो सर सजा होगी किसी को? उनका ट्रैक नहीं, एक मिनट, वो कम संजीदा हो तो अच्छा है। देखिए, लोकल गवर्नमेंट सतह पे भी कल पिंडी के गिरदो नवाह के अंदर जो लोग 200 रुपए किलो चीनी बेच रहे थे, उन तमाम की दुकानें मार्केट सेल्स हो गई। ये पंजाब हुकूमत का इनिशिएटिव था। तो अब अमल दरामद अजमल, मुझे ये बताएं, अजमल साहब, अब कोई नहीं बचेगा। ये तो अपना ये बात करके चले जाएंगे, उस बाद सो जाएंगे आराम से खाना वाना खा के। मुझे ये बताएं कि पेट्रोल बिजली के अलावा इस हुकूमत के पास ज़राए कौन से हैं लोगों से रेवेन्यू इकट्ठा करने के? देखिए बशर साहब, जो मसला भी बन गया ना जी, जब हम बात करते हैं ना एक्सटर्नल के जो हमारे थ्रेट्स है, उसके लिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पाक अफवाज ने पहले भी साबित किया, आगे भी वो करेंगे। लेकिन इस वक्त मसला आपका जो बना हुआ है वो तो यही है ना जी, गवर्नेंस का मसला बना हुआ है, और उसमें ये सारी चीजें हैं, ये कमोडिटी और ये चीजें, इससे अवाम तंग है। और इसके रोकथाम के लिए सजा और जजा का आपको लग रहा है कि किसी को हुआ है या किससे पूछा गया? जो भी हो जाता है, 1-2 दिन बात उसके ऊपर हो जाती है, वो खत्म, फिर कोई नया इशू, फिर उस पर बात, फिर उसके बाद खत्म। असल जो मसला है हमारा वो मईशत का है, अगर करप्शन का है और अगर गवर्नेंस का है, तो ये चीजें किसने ठीक करनी है? हुकूमतों ने ठीक करनी है। हुकूमतों ने अगर ये ठीक नहीं करनी तो किसने ठीक करनी है? तो हुकूमत से जब हम पूछते हैं तो हुकूमत उस पे अभी तक कहीं पे भी मुझे किसी चीज में रिलीफ नजर नहीं आ रहा। अगर आपको मुबशर साहब नजर आ रहा है तो मुझे आप बताएं, या किसी को नजर आ रहा है तो बता दें। सिर्फ कहते हैं कि हम ये करने वाले, हम ये करेंगे, लेकिन होता कुछ नहीं है। एंड ऑफ द डे ये पता चल जाता है कि बस आज की रात खैर से गुजरे, अल्लाह मालिक के कल। बिल्कुल अल्लाह मालिक के, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है, लेकिन कुछ तो आपने भी करना है ना। बिल्कुल करना है, खुद नहीं करना चाहते। अजमल वजीर आपका, सैयद कौसर काज़मी आपका, सलीम मांडीवाला साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सलीम मांडीवाला को मैं इसलिए नहीं ले सका बीच में, क्योंकि उनका जो टेलीफोन का रब्ता था वो इंटरनेट की वजह से मुनक़ता हो गया था। तो उनकी तस्वीर आप देख रहे थे, वो पहले लाइव ही थे। मैं चलते का बताऊँ, ये मैंने अभी जो खबर दिया है, ये मुझे जो मेरे फ़ोन पे आई है ब्रेकिंग न्यूज़, ये इंडियन मीडिया ने रिपोर्ट किया है। मैं इसको बगैर तस्दीक के आगे कर रहा हूँ। मैं आपको बता रहा हूँ कि इंडियन हेल्थ जो कश्मीर है, वहाँ पे एक दहशतगर्दी का कोई वाक़या हुआ है, और हम लोग काफ़ी अरसे से ये कह रहे थे कि हिंदुस्तान एक दोबारा फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करेगा, और उस फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की आड़ में वो फिर ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 करना चाहेगा। उसकी एक वजह यह है कि नरेंद्र मोदी की हुकूमत जो है वो बहुत शेकी ग्राउंड्स पे है, उनको बड़े इश्यूज़ हो रहे हैं। पूरी दुनिया ने उनके जो ड्रामे थे उनको एक्सेप्ट नहीं किया, और पूरा हिंदुस्तान अब उनकी जो फौजी नाकामियां हैं उनका सरेआम तस्करा कर रहा है, और ज़ुबान ज़द आम है कि उनके तैयारे गिरे, उनके बेसिस उड़ गए, ये वो। तो बिहार का इलेक्शन नरेंद्र मोदी के लिए डू और डाई है, वरना ये अपनी टर्म वज़ीर आज़म के तौर पे पूरा नहीं कर सकेंगे। उससे पहले उनको किसी किस्म की कोई एक झूठी सच्ची ट्रॉफी चाहिए कि जो वो ले जा कर कहें अपने कॉन्स्टिट्यूंसी को कि देखो मैं तो ये ले आया हूँ ट्रॉफी, अब मुझे वोट दो बिहार के अंदर, ताकि मेरी हुकूमत कायम रह सके। पाकिस्तान का हामी और नासिर तो अल्लाह है, और अल्लाह ही पाकिस्तान की हिफाजत करेगा। लेकिन इतना मैं आपको बता दूं कि हिंदुस्तान ने तहिया किया हुआ है पाकिस्तान के ऊपर दोबारा हमला करने का, और मुझे लगता है कि थोड़े ही हफ्तों के अंदर। इसी के साथ आज के लिए इजाज़त दीजिए, अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।